गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है संविधान क्यों और कैसे, जिसके तहत हम आज चर्चा करेंगे कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी और उसके साथ साथ उस बैठकों में कितना समय लगा था और संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा जिसके द्वारा हमारे देश का संविधान है तैयार हुआ बन के। तो एक प्रकार से कहा जाए तो भारतीय संविधान है वो एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। ये नहीं है कि बहुत ही शीघ्र या बहुत ही जल्द है वो अपने देश के संविधान का निर्माण हो गया। काफ़ी समय लगा भारत के देश के संविधान को बनाने में और उससे संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने में, और लोग जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें काफ़ी मतभेद थे विभिन्न विषयों को लेके। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि एक ही विषय ऐसा था जिसमें वाद विवाद है वो देखने को नहीं मिलता, वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिस पे प्रमुख रूप से क्या है कि संविधान सभा के सभी सदस्य हैं वो सहमत हो गए और किसी प्रकार का क्या है वाद विवाद है इसमें देखने को नहीं मिलता। तो आज हम आगे के जो प्रमुख अपने बिंदु है उनके ऊपर चर्चा करेंगे और विस्तार से उनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि संविधान के लिए जो बैठकें हुई थी वो बैठकें हैं कितने समय तक चली थी और कितने दिनों तक चली थी, प्रमुख रूप से बैठकें के बारे में बात करते हैं। बात आती है कि संविधान सभा की जो बैठकें चली थी वो कितने दिन तक चली थी, तो ध्यान रखना 166 दिन तक। कितने दिनों तक है? 166 दिनों तक है वो संविधान सभा की बैठकें हैं वो प्रमुख रूप से चली थी और विचार विमर्श प्रमुख रूप से किया गया था। बात यह आती है आगे कि भारतीय संविधान को निर्माण में कुल कितना समय लगा और कितने समय बाद में भारतीय संविधान है वो बन के प्रमुख रूप से तैयार हो गया। तो ध्यान रखना भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितने दिन का समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो समय है वो भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुखतः लगा था। बात आती है कि राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, भारतीय संविधान है वो प्रमुख रूप से किस पे निर्भर रहा है और किन विचारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, उन विचारों को इसमें जोड़ा गया है। तो ध्यान रखना जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो विचार विमर्श उपजे थे, जो लोगों की जो भावनाएं बाहर प्रकट हुई थी, उनका ही प्रमुख रूप से क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों की जो विरासत के रूप में समझा आता है, उन विचारों को समझा आता है और उन्हीं विचारों को बाद में क्या है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया और उन मांगों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया। बात आती है संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते पर नहीं बनता। संविधान है वो प्रमुख रूप से संविधान सभा है उसके आधार पर संविधान का निर्माण नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहा जाए तो लंबे संघर्ष का परिणाम है। एक लंबे संघर्ष जो विचारों से संबंधित था, जो स्वतंत्रताएं चाहते थे, जो विचार लोग चाहते थे, जिस प्रकार की वो देश में निर्माण चाहते थे, जिस प्रकार स्वतंत्रता चाहते थे, उसके एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारतीय संविधान है वो संविधान सभा के बूते पे, संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा ही प्रमुख रूप से क्या है कि संविधान का निर्माण प्रमुखतः नहीं किया गया है। बात आती है भारत की संविधान सभा विविधतापूर्ण। भारत की जो संविधान सभा है वो विविधतापूर्ण थी, चाहे वो विभिन्न समूह के सदस्यों को लेके हो, चाहे सदस्यों की विभिन्न जातियों को लेके हो, सदस्यों के विभिन्न धर्मों को लेके हो, सदस्य के विचारों को लेके हो, सदस्यों के जो विचार थे वो अलग अलग थे। सदस्य है विभिन्न जातियों के थे, विभिन्न धर्मों के थे। तो एक प्रकार से कहा जाए तो विविधतापूर्ण है वो भारत की संविधान सभा प्रमुख रूप से रही है। बात आती है विभिन्न सिद्धांतों पर आम सहमति का होना। विभिन्न सिद्धांतों पर प्रारंभ में देखा जाए तो जब विचार विमर्श किया जाता था तो प्रमुख रूप से विवाद उत्पन्न हो जाते थे और विचार में विवाद उत्पन्न होने के कारण लास्ट में सभी लोग हैं जो संविधान सभा के सदस्य थे उन पे सहमत होते थे और सहमत होने के बाद में क्या है कि उन विचारों को प्रमुख रूप से संविधान में जगह प्रमुख रूप से मिलती थी। बात आती है स्वतंत्रता आंदोलन के समय आम सहमति का बनना। तो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उस समय प्रमुख विशेषता देखने को मिली कि विभिन्न लोग जो अलग अलग धर्मों के, अलग अलग विचारों के, अलग अलग जातियों के थे, जिनके विचार अलग अलग थे, उन सभी लोगों के विचारों में, उन सभी जातियों और धर्मों के लोगों के विचारों में एक राय, एक सहमति, एक विचारधारा का निर्माण हुआ और सभी लोग हैं प्रमुखतः कुछ मूलभूत जो सिद्धांत है, जो नियम है, उन पे सभी है प्रमुख रूप से सहमत हो गए। सभी का समर्थन है प्रमुख रूप से प्राप्त हो गया।
बात आती है संविधान सभा में मूर्त रूप दिया गया, यानी संविधान सभा है उसमें प्रमुख रूप से किसको मूर्त रूप दिया गया। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था उसमें जो प्रमुख रूप से जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, जिन विषयों की मांग की गई थी, जिन विषयों को लेके जो विवाद हुआ था, उसमें जो प्रमुख विषय रखे गए थे वह प्रमुख रूप से क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन से प्रमुख रूप से प्रेरित है, जिनको संविधान सभा में संविधान में प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। बात आती है राष्ट्रीय आंदोलन में चर्चा हुई, जो संविधान सभा में संविधान में जो विषय शामिल किए गए हैं उनकी चर्चा कब हुई थी। तो जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, शोषण हो रहे थे, जो समस्याएं हो रही थी, उनसे संबंधित जो विवाद चल रहे थे, उनमें प्रमुख रूप से जो भावनाएं उपजी, जो विचार उपजे, वो प्रमुख रूप से क्या है जो चर्चा के विषय थे वही संविधान सभा में संविधान के लोगों ने शामिल प्रमुख रूप से किए हैं। बात आती है भारत में सरकार का स्वरूप है वो संरचना कैसी होगी। भारत की जो सरकार है उसका आकार कैसा होगा, उसकी संरचना कैसी होगी, उसका गठन किस प्रकार किया जाए, ये विचार भी उसमें प्रमुख रूप से क्या है कि लोगों के द्वारा विचार विमर्श है वो प्रमुख रूप से किया गया था कि किस प्रकार अपने देश की सरकार होनी चाहिए। बात आती है हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, यानी किस प्रकार के जो मूल्य हैं, किस प्रकार के जो विचार है वो प्रमुख रूप से हमारे वर्तमान समय में और भविष्य में किन विचारों की आवश्यकता रहेगी, किस प्रकार से क्या है कि विभिन्न प्रकार की प्रगति हो पाएगी, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। तो प्रमुख रूप से ऐसे विचारों को संविधान सभा में संविधान में शामिल प्रमुख रूप से किया गया। बात आती है किन असमानताओं को दूर करना चाहिए, यानी हमारे देश में कौन सी ऐसी असमानताएं हैं, कौन सी ऐसी विभिन्नताएं हैं जिनको दूर करना चाहिए। ये विचार भी क्या है कि संविधान में प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं ताकि विभिन्न प्रकार की असमानताएं देखने को नहीं मिले। बात आती है बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को इस संविधान में अंतिम रूप दिया गया। जो विभिन्न बहसें हुई, विचारों से संबंधित जो वाद विवाद हुए, आपस में क्या है कि मत करवाए गए, उनके द्वारा ही जो विचार है प्रमुख रूप से क्या है कि संविधान में उनको अंतिम रूप दिया गया, संविधान में उन विचारों को शामिल कर लिया गया। बात आती है राष्ट्रीय आंदोलन का सर्वोत्तम सारांश है वो किसके प्रस्ताव में मिलता है। प्रमुख रूप से राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रमुख रूप से प्रस्ताव है वो किसके प्रस्ताव में प्रमुख रूप से मिलता है। तो ध्यान रखना कि 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में, 1946 में जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय आंदोलन की झलक है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बात आती है कि प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया है, यानी जो प्रस्ताव है उसमें प्रमुख रूप से जो जनता की आकांक्षाएं हैं, जनता की जो इच्छाएं हैं, जनता की जो भावनाएं हैं, उनको प्रमुख रूप से क्या इसमें शामिल किया गया है। बात आती है प्रस्ताव के द्वारा समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संप्रभुता को महत्व दिया गया। इस प्रस्ताव में प्रमुख रूप से प्रमुख विषय कौन कौन से थे? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, इन विचारधाराओं को प्रमुख सम्मिलित किया गया ताकि किसी के साथ भी क्या है कि असमानता नहीं की जाए, किसी के साथ है वो स्वतंत्रता संबंधित भेदभाव नहीं किया जाए, सभी क्या है देश में रहने वाले व्यक्ति है वो भाईचारे के रूप में, एकता के रूप में और एक प्रकार से एक इकाई के रूप में प्रमुख रूप से साथ में रहे। बात आती है ऐसी सरकार बनाई जाए जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करे, यानी ऐसी सरकार का निर्माण प्रमुख रूप से किया जाए। उद्देश्य प्रस्ताव में तय किया गया जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन जब हुआ था तो लोगों को जो विचार थे, लोगों की जो भावनाएं थी, उनको समर्थन मिला था। उन विचारों को प्रमुख रूप से क्या है कि संविधान सभा में शामिल किया जाए, ये उद्देश्य प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। अब आगे बात आती है अन्य एक महत्वपूर्ण बिंदु की, वो बिंदु है प्रमुख रूप से अपना संस्थागत व्यवस्थाएं, यानी बहुत सारी संस्थाएं हैं निर्माण की गई, बहुत सारी संस्थाओं का गठन किया गया, तो उन संस्थाओं को संगठित कैसे किया जाए, कैसे उनको व्यवस्थित किया जाए, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित व व्यवस्थित करना, यानी सरकार की जो विभिन्न संस्थाएं हैं, विभिन्न जो संगठन हैं, उनको व्यवस्थित करना, उनको संगठित भी करना प्रमुख रूप से क्या है कि एक बहुत जरूरी काम है, ताकि किसी भी प्रकार की क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो जिससे संस्थाएं बिखर जाए, संस्थाओं में मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो ये काम भी जरूरी रहता है। सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। सरकार है वो कैसी होनी चाहिए? जनता के विकास से संबंधित कार्य करने वाली होनी चाहिए, जनता के विकास को महत्व देने वाली होनी चाहिए, जनता का अधिक से अधिक लाभ हो, ऐसी सरकार प्रमुख रूप से लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है।
बात आती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन स्थापित करना। सरकार के जो 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों के बीच में संतुलन बना रहे और एक अंग है वो दूसरे के अधिकारों का या कार्यों के बीच अतिक्रमण नहीं करे, सभी स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख रूप से कार्य करते रहे। बात आती है संविधान सभा ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। संविधान सभा है हमारी, उसने किसकी व्यवस्था को अपनाया गया? संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके तहत क्या है कि राष्ट्रपति तो क्या होता है, नाम मात्र का होता है, और जो वास्तविक कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, और उसकी मंत्री परिषद है वो वास्तविक कार्यपालिका होती है। और वास्तविक कार्यपालिका होने के कारण देश के संबंधी सभी कार्य हैं वो प्रमुख रूप से क्या है कि वास्तविक कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं। और राष्ट्रपति क्या होता है, एक प्रकार से कहा जाए तो संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्र अध्यक्ष प्रमुख रूप से कार्य करता है, गरिमा का पद राष्ट्रपति का बताया गया है। बात आती है संविधान द्वारा संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। भारतीय देश में हम देखते हैं कि संविधान सभा के द्वारा संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। संघात्मक व्यवस्था अपनाने के कारण क्या है कि शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं किया गया है, शक्तियों को विकेंद्रित कर दिया गया है, ताकि कोई भी अंग है वो संविधान को नष्ट नहीं कर सके, संविधान को समाप्त नहीं कर सके और संविधान पर प्रतिबंध नहीं लगा सके। विधायिका व कार्यपालिका के बीच शक्तियों का विवरण। प्रमुख रूप से सरकार के जो अंग है विधायिका यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, उनके बीच में प्रमुख रूप से क्या है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। जो विधायिका है वो क्या है, कानून को बनाती है, और जो कार्यपालिका है वो कानून को लागू करने का प्रयास करती है, यानी कार्य रूप में उनको परिणित कर देती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो भारत में संघात्मक व्यवस्था है और उसके द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है वो देखने को मिलता है, और सभी अंग है वो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करते हुए स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्र में प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। बात आती है केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण। जो हमारी सरकार है, हमारी जो संविधान की व्यवस्था है, उसमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि सरकार में शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है। यानी जो अपनी केंद्रीय सरकार है, यानी जो अपनी केंद्रीय सरकार है जिसको संघ सरकार भी कहा जाता है, और दूसरी क्या है अपनी राज्य सरकार है, उनके दोनों के बीच में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है, ताकि दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और एक दूसरे कार्यों में किसी प्रकार की बाधा है या समस्या उत्पन्न नहीं कर सके। लेकिन संघीय सरकार का अपने देश में विशेष महत्व है, और आवश्यक परिस्थितियों में क्या है कि सारी देश की समस्त व्यवस्था है वो संघ सरकार के नियंत्रण में आ जाती है, संघ सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। बात आती है उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। उद्देश्य प्रस्ताव है उसके प्रमुख बिंदु क्या रहे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बात आती है भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। भारत क्या है, एक स्वतंत्र राज्य है जिसके ऊपर किसी दूसरे देश का अधिकार नहीं है, किसी भी प्रकार से भारत दूसरे देश के नियंत्रण में प्रमुख रूप से नहीं है। बात आती है भारत संघ होगा। भारत प्रमुख रूप से किसका संघ होगा, ध्यान रखना, भारतीय क्षेत्रों का, देशी रियासतों का और बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं, यानी भारतीय क्षेत्र, देशी रियासतें और अन्य ऐसे कुछ बाहर के क्षेत्र जो भारत के देश का अंग संघ है उसका अंग बनना चाहते हैं, उनको प्रमुख रूप से भारतीय संघ में प्रमुख रूप से सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है। बात आती है संघ की इकाइयां स्वायत्त होगी वह शक्तियों का प्रयोग करेगी। संघ की जो इकाइयां हैं जो विभिन्न भागों में बंटी हुई है वो स्वतंत्र होगी, और स्वतंत्र होने के साथ साथ क्या है अपनी शक्तियों का, अपने दायित्वों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करेगी, उनका इस्तेमाल करेगी। बात आती है आगे संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत जनता। संविधान की जो समस्त शक्तियां हैं और सत्ता का अंतिम स्रोत क्या है, प्रमुख रूप से जनता को बताया। जनता के पास ये अंतिम शक्तियां हैं वो देश की रहती है और जनता के द्वारा ही सरकार को नियंत्रित किया जा सकता है। बात आती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। संविधान के द्वारा सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार कोई भेदभाव प्रमुख रूप से नहीं किया गया है। बात आती है कानून के समक्ष समानता। देश की समस्त जनता को क्या है कि देश के समक्ष है वो समान माना गया है, इस कारण सभी को समान रूप से क्या है कानूनी अधिकार मिलते हैं, और किसी व्यक्ति के साथ कानून के संबंध न्याय के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव प्रमुख रूप से नहीं किया जा सकता।